हेलो बच्चों, आपका वकास एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान इतिहास का पहला अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अब यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, पहले हम यूरोप क्या है? यूरोप एक हमारी पृथ्वी का एक क्या है? महाद्वीप है। यूरोप हमारी पृथ्वी का एक महाद्वीप है। उस महाद्वीप यूरोप महाद्वीप में राष्ट्रवाद है। ये राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्रवाद जब किसी भी व्यक्ति, किसी को भी अगर अपने राष्ट्र के, अपने देश के प्रति प्रेम होता है, देश के प्रति प्रेम, तो हम क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। उसे क्या कहते हैं? सभी व्यक्ति को अगर राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति लगाव होता है, प्रेम उत्पन्न होता है, उसे हम कहते हैं राष्ट्रवाद। उसे हम कहते हैं जिस व्यक्ति को होता है और जिस व्यक्ति को देश के प्रति प्रेम होता है उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रवादी। उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रवादी। जिसको अपने देश के प्रति क्या होता है? लगाव होता है, प्रेम होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वो क्या? राष्ट्रवाद। वो क्या है? वो क्षेत्र क्या है? राष्ट्रवाद। हम कहेंगे वहां राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो रही। अगर कोई मान लो समूह है, वो देश के हित में कोई काम करना चाहे, देश के हित में, देश के लिए भाई सोचते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उस समूह को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे वहां राष्ट्रवाद की भावना पनप रही है। वहां पे राष्ट्रवाद, जो राष्ट्रवादी भावना पनपती, और जिनके अंदर वो राष्ट्र के प्रति भावना उत्पन्न हो रही, उसे हम क्या कहेंगे? राष्ट्रवादी। उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रवादी। वो क्या है? उन्हें हम राष्ट्रवादी कहते हैं। तो यूरोप में राष्ट्रवाद मतलब देश प्रेम की भावना क्या हो रही थी? देश प्रेम की भावना का उदय हो रहा था भाई, उत्पन्न हो रही थी। देश प्रेम की भावना क्या हो रही थी? उत्पन्न हो रही थी। ये कहानी है 1848। ये कहानी हमारी 1848 की। 1800 शताब्दी में ना यूरोप जो था, ये 18वीं शताब्दी में यूरोप क्या था? एक बोले तो निरंकुश शासन था। वहां का राजा क्या था? निरंकुश था। वहां की शासन व्यवस्था निरंकुश थी, जो जनता के प्रति कोई काम नहीं कर रही थी। वहां के एक कलाकार फ्रेडरिक सारियो की उन्होंने एक कल्पना की। फ्रेडरिक सारियो एक कलाकार है वहां के, फ्रांस के एक कलाकार। उन्होंने क्या किया? फ्रेडरिक सारियो ने एक कल्पना की। उन्होंने क्या किया? एक कल्पना किया। उन्होंने कल्पना कब किया? 1848 ईस्वी में। 1848 ईस्वी में क्या किया? एक चित्रण बनाया। 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। उस श्रृंखला में इस प्रकार से क्या किया? उसमें उस चित्रण में उन्होंने उस कल्पना में 4 चित्रण में क्या किया? जनता को क्या किया? देखो आपकी किताबों में इस प्रकार का कुछ चित्र बना होगा। यहाँ से अगर देखोगे इस प्रकार का कुछ चित्र बना होगा। इसमें अगर देखोगे यहाँ पे ईसा मसीह है, ऊपर से क्या कर रहे हैं? अपनी किताब खोलना, उसमें क्या है? ईसा मसीह क्या कर रहे हैं? ईसा मसीह ऊपर से क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं, ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हैं। ऊपर से क्या कर रहे हैं? आशीर्वाद दे रहे हैं। और यहाँ पे देखो एक, वहां पे आपको क्या मिलेगी? एक मूर्ति मिलेगी। एक मूर्ति जो क्या ली है? मसाल लिए। क्या लिए? एक मसाल और एक पत्र में घोषणा। एक हाथ में मसाल ली हुई है और दूसरे हाथ में घोषणा पत्र ली हुई है। और वहां से देखोगे तुम्हें ऊपर दिख जाएगा परियां क्या कर रही है? ऊपर से हंस रही है। ऊपर से परियां क्या कर रही है? हंस रही है। और ईसा मसीह क्या ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हैं। और यहाँ से आपको यहाँ पीछे एक लंबी सी कतार, यहाँ से देखने को आपकी बुक में क्या मिल जाएगा? एक लंबी सी कतार क्या है? उस मूर्ति से होगा कि क्या कर रही है? गुजर रही है। उस समय की अगर मैं कहानी बताऊं, उस समय क्या होता था? 18वीं शताब्दी में स्वतंत्रता को औरतों की मूर्ति के द्वारा क्या किया जाता था? आजादी को औरतों की मूर्ति के द्वारा क्या किया जाता? व्यक्त किया जाता था। वहां पे देखो जो ये कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं जो इस मूर्ति को पार कर जा रहा है, जो इस मूर्ति को क्या कर रहा है? पार कर जा रहा है, वो स्वतंत्र हो जा रहा है। अब उन्होंने क्या कल्पना किए थे? उन्होंने इस प्रकार से कल्पना किए थे, उन्होंने इस संसार को इस प्रकार से उनकी कल्पना क्या थी? जनतांत्रिक और सामाजिक
गणतंत्र से मिलकर बनी हुई थी। जनतांत्रिक मतलब वो जनता से मिलकर के, जनता के तंत्रों से, मतलब हम कह सकते हैं जनतांत्रिक, जनता के तंत्र मतलब हम ये कह सकते हैं राजशाही ना चल के जनता का लोकतंत्र चले, जहां पे लोकतंत्र की व्यवस्था होती है, जहां लोगों का अधिकार होता है, उसे हम कहते हैं जनतांत्रिक। और सामाजिक गणतंत्र वही समाज का अधिकार, हर एक वर्ग का क्या होता है, अधिकार होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सामाजिक गणतंत्र से मिलकर के बनी हुई थी। वहां पे ये जो थी ना, विभिन्न राष्ट्रों से उनकी कल्पना क्या थी, विभिन्न राष्ट्रों के मध्य जनतंत्र और स्वतंत्रता, जनतंत्र और स्वतंत्रता और उदारता तथा भाईचारों से क्या थी, भाईचारों से संपन्न थी। क्या कह रहे हैं, विभिन्न राष्ट्रों मतलब विभिन्न देशों के मध्य जनतंत्र, स्वतंत्रता और उदारवाद तथा भाईचारों से क्या थी, संपन्न थी। ये कह रहे हैं कि उनकी कल्पना इस प्रकार से थी, विभिन्न राष्ट्रों के मध्य जनतंत्र, स्वतंत्रता, आजादी के लिए उदारवाद, मतलब ऐसी उदारवाद का अर्थ होता है, उदारवाद का हमारा अर्थ होता है ऐसी व्यवस्था जो सरकार से क्या करे, समाज के हित में काम करवाए, समाज के बारे में पूछे, समाज से पूछे। हाँ, उदारवाद कहते हैं, भाईचारों से संपन्न थी उनकी कल्पना बहुत। और ये क्या, ये जो कल्पना थी फ्रांस की क्रांति में इसका बहुत बड़ा योगदान था। अगर मैं आगे देखूं 19वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्रवाद एक शक्ति के रूप में क्या किया, उभरा। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद क्या किया, एक शक्ति के रूप में क्या कर रहा था, उभरा। यूरोप की बहुराष्ट्रीय वंश साम्राज्य जो थे उनका क्या हो गया, अंत हो गया, उनका क्या होगा, पतन हो गया। अब इसके बाद अगर हम बात करें फ्रांस की क्रांति, इसके बाद हमारी आती है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति कैसे हुई, अब इसके बाद यहां तक शायद फ्रेडरिक सारियों की कल्पना शायद आपको समझ में आए। फ्रेडरिक सारियों ने अपनी कल्पना में उन्हें भी कल्पना किया था कि ईसा मसीह क्या कर ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हैं और बहुत लंबी कतार में, पीछे लंबी सी कतार में क्या है, लंबी सी कतार में लोग अपनी बुक खोलना, एनसीईआरटी बुक खोलना, उसमें एक पहले पेज में एक चित्रण बना होगा, उसी चित्रण में क्या है, वही फ्रेडरिक सारियों की क्या है, कल्पना है, वही फ्रेडरिक सारियों की चित्रण। हाँ, लंबी सी कतार में लोग, एक मूर्ति होगी, मूर्ति के पास जो मूर्ति, उसकी एक हाथ में क्या है, मसाल है और दूसरे हाथ में घोषणा पत्र। जो इनको मूर्ति को जो पार कर जा रहा है वो भाई उन्हें घोषणा पत्र मिलता है कि आप आजाद हो, आप स्वतंत्र हो। हाँ, इस प्रकार से जो और अनेकों देश उनकी उस लंबी कतार में लगे होंगे और उन्हें देखोगे, उन्हें कैसे पहचान सकते हो। हर देश में एक अलग झंडा होता है, अलग पोशाक होता है, हर पोशाक और उनके झंडों से क्या किया जा सकता है, उन्हें पहचाना जा सकता है। ये इस देश के रहने वाले अलग अलग देश, अलग अलग राष्ट्र के वो नागरिक है। अब इसके बाद हम देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति क्या है, अब इसके बाद हमारी फ्रांसीसी क्रांति, बच्चों हम पढ़ने वाले फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र राज्य का उदय। फ्रांसीसी क्रांति, राष्ट्र राज्य का उदय, फ्रांसीसी क्रांति। चलो हम देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति हुई 14 जुलाई, लिखते हैं 14 जुलाई 1989। क्या घटना घटी उसे थोड़ा सुनते हैं। फ्रांसीसी क्रांति का नाम पढ़ना है। वहां फ्रांस जो था, फ्रांस का राजा उस समय 16वीं लुई 14वें से वहां का जो राजा था, लुई 14वें से जो वहां का राजा था, लुई 14वां वहां का एक निरंकुश राजा था। वो जनता को किसी प्रकार, जनता की कोई भी काम जनता के हित में नहीं करता था, जनता के बारे में कोई सोचता तक था नहीं, जनता के बारे में कुछ नहीं सोचता था। अब वहां लुई 14वें से लेकर के लुई 14वें से लेकर के लुई 14वें से लेकर के वहां का अयोग्यता फैली हुई थी। अगर मैं बात करूं फ्रांस की क्रांति की, अगर मैं बात करूं फ्रांस की क्रांति
फ्रांस की क्रांति बाबू अगर यहाँ से लेकर के चले, फ्रांस में निरंकुश राजा रहते थे, फ्रांस में निरंकुश राजा रहते थे। वहाँ की अगर बात की जाए वहाँ का फ्रांस का जो राज दरबार था, फ्रांस का जो राज दरबार था वो बहुत धनी था, वो बहुत आकर्षक था, बहुत एक हिसाब से देखा जाए बहुत शान शौकत वाला था। फ्रांस का जो राज दरबार था बहुत शान शौकत वाला था और पूरे फ्रांस में आकर्षक का केंद्र बना हुआ था। उसे लुई सुलामा जो था उसे बहुत अच्छे से सजा करके रखा, बहुत अच्छे से सजाया था, इस प्रकार से कि वो पूरे यूरोप में सबसे आकर्षक का केंद्र बन गया था। वहाँ के राजा बोले तो बहुत आराम से रहते थे और वहाँ की जनता भूखमरी की शिकार हुई थी, उन्हें खाने को कुछ नहीं मिलता था। एक समय की बात, वहाँ के राजा जो लुई सुलामे थे एक निरंकुश थे, अयोग्य थे, बोले तो हम ये भी कह सकते हैं अयोग्य थे। और दूसरा अगर देखा जाए, वो दूसरा शब्द अगर मैं बात करूँ इसमें अयोग्यता, उन्हें इसके बारे में कोई मालूमात नहीं थी कि कैसे राज चलाया जाता है। हाँ, देखो मैं बात करूं, इतने अयोग्य थे, वहां के राजा इतने अयोग्य थे कि एक उदाहरण से हम इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि वहाँ एक समय राजा और रानी लुई सुलामा और मेरी एंटोइनेट, मेरी एंटोइनेट, उन्होंने क्या किया, एक समय भ्रमण कर रहे थे, उनके पीछे वहाँ की जनता भूखमरी की शिकार हुई थी, पहले से भूखमरी की शिकार हुई थी। उन्होंने जैसे राजा की गाड़ी जाने लगी तो उन्होंने उस गाड़ी के पीछे उन्होंने रोटी करते हुए क्या किया, नारा लगा रहे थे कि इतनी भूखमरी थी, खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। उन्होंने क्या किया, रोटी करते हुए उस गाड़ी के पीछे, राजा रानी की गाड़ी के पीछे रोटी करते हुए जा रहे थे। फिर उनकी रानी ने क्या कहा कि भाई पूछो क्या है। रानी ने कहा कि अपने मंत्री से कहा कि पूछो कि ये क्यों सो रहा है। फिर मंत्री उनसे आकर के बता रहे कि ये रोटी चिल्ला रहे, खाने के लिए कह रहे रोटी चिल्ला रहे। हाँ, तो उनकी जो रानी थी उन्होंने कहा कि अगर रोटी नहीं है तो उन्हें उस समय के बारे में समझ नहीं पाए क्यों रोटी कह। उन्होंने कहा रानी ने कहा कि अगर रोटी नहीं है तो कह रहे हैं कि केक खा लो। जब ये कहा कि जनता उससे नाराज होगी, आक्रोश में आ गई कि हमें खाने को नहीं, उन्हें ऐसा लगा कि हमारा मजाक उड़ाया गया, कह रोटी नहीं है तो केक खा लो। उन्हें ऐसा लगा कि हमारा यहाँ पे मजाक उड़ाया गया। वहाँ की जो रानी थी एकदम मतलब समय का अभाव ना, समय को समझ नहीं पाई एकदम, मतलब कि ये कहा जा सकता है एक प्रकार की वहाँ की जो रानी थी एक प्रकार की बहुत बकलोल टाइप की थी। हाँ, अगर यहाँ से बात किया जाए, वो समय को समझ नहीं पाई थी, एकदम बकलोल थी। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से क्या हुआ, समय को समझ नहीं पाई। इससे क्या हुआ, उनकी वहाँ के फ्रांस की जो जनता थी उनके अंदर इस शासक के प्रति क्या हो गई, इस शासक के प्रति बोले तो भाई घृणा होने लगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने निर्णय किया कि अब इस शासन को हम ज्यादा लंबे समय तक रहने नहीं देंगे। फिर क्या किया, एक आता है, उन्होंने निर्णय किया, अब आता है बास्तील का दुर्ग। उन्होंने क्या किया, बास्तील का दुर्ग, हाँ, उन्होंने क्या किया, एक बास्तील का दुर्ग था। सब वहां की जो जनता थी भड़क उठी थी। उन्होंने बास्तील के दुर्ग 14 जुलाई 1989 में उन्होंने बास्तील के दुर्ग में जा करके
वहां कैदियों को क्या किया, बास्तील के दुर्ग में आक्रमण किया, वहां के कैदियों, उसमें जो कैदी थे उन्हें छुड़ा दिया, उन्हें उन कैदियों को क्या किया, आजाद कर दिया और जो उन हथियार था उसे कब्जा करके उस बास्तील के दुर्ग को क्या किया, नष्ट कर दिया। 14 जुलाई 1989 में जाकर के उन्होंने बास्तील के दुर्ग और उनसे बास्तील के दुर्ग को तोड़ दिया, एक हिसाब से हम कह सकते हैं उसे तोड़ दिया। और वहां पे जो रहे अनुयायी थे और 14 जुलाई 1989 में उन्होंने क्या किया कि वहां के जो राजा थे लुई 16, उस समय वहां के जो फ्रांस की जब क्रांति हुई, उस वहां के राजा क्या थे, लुई 16 और उनकी जो रानी थी मेरी एंटोइनेट, वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी जो अत्यंत जिद्दी थी। वो फजूल खर्ची और अत्यंत जिद्दी। युद्ध के समय भी वो क्या कर रहे थे, जब युद्ध के समय जब राजकोष क्या हुआ, खाली हो गया, उन्होंने क्या किया, जनता के ऊपर टैक्स लगा, जनता के ऊपर कर लगा। अभी जनता भूखमरी की शिकार थी, उन जनता के ऊपर टैक्स लगा दिया। इससे जनता आक्रोश में आ गई, आई और 14 जुलाई 1989 में क्या किए, 1989 में वो बास्तील के दुर्ग में जाकर के वहां पे जो कैदी थे उन्हें छुड़ा दिया और वहां के कैदियों को छुड़ा करके आजाद कर दिया और वहां जो हथियार थे उस पे कब्जा करके बास्तील के दुर्ग को क्या किया, नष्ट कर दिया। एक प्रकार से उसे अपने अधीन कर लिया और जितने राजा और रानी और उनके अनुयायी थे उन्हें क्या किया, गुलिटीन, क्या नाम है, गुलोटीन, उन्होंने सभी राजा रानी और उनके अनगिनत अनुयायियों को क्या किया, गुलिटीन, एक नाम आएगा एक गुलोटीन पे क्या किया, गुलोटीन पर चढ़ा दिया गया। गुलोटीन होता क्या है बाबू, अगर मैं गुलोटीन की बात करूं, ये एक प्रकार ऐसे बना होता है, इस प्रकार से बना होता है, ये ऐसे करके रहता है। यहां से हम क्या करते हैं, इसमें से मूड़ी डाल, इसमें उनकी गर्दन डाली जाती है, गर्दन डाल करके फंसा दी जाती है। फिर यहां से ये 45 अंश के कोण का 45 अंश के कोण का एक क्या होता है, तेज चाकू होता है। 45 अंश के कोण का तेज चाकू होता है, धार वाला, और इसे ऊपर से क्या किया जाता है, छोड़ दिया, बहुत भारी होता है, ऊपर से छोड़ दिया, तुरंत क्या होती है, गर्दन कट जाती है, पूरा तुरंत क्या होती है, गर्दन कट जाती है। उन्हीं पर क्या किया, अनगिनत अनुयायियों और क्या किया गया, राजा और रानी को गुलिटीन पर चढ़ा दिए। तो फ्रांस की क्रांति प्रथम क्रांति 14 जुलाई 1989 में हुई और फ्रांस की क्रांति, उस क्रांति में क्या, जो फ्रांस था वो राष्ट्र राज्य का, वहां से राष्ट्र राज्य की भावना उत्पन्न हुई। वहां फ्रांस में इस ईस्वी में फ्रांस में क्या हुई, राष्ट्र राज्य की भावना उत्पन्न हुई थी। अब वहां पे भाई इसके बाद अब अगले लेक्चर में हम फ्रांस की क्रांति का कारण देखेंगे, क्या कारण थे और अनेकों चीज अगले लेक्चर में क्या करेंगे, डिटेल में और जानने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।